देखो वृश्चिक विष में ना ये 3 प्रकार का होता है। इसमें संख्या इसकी 30 होती है, दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछे जा चुके हैं। 3 प्रकार का होता है, संख्या 30 होती है। गायदास ने 27 बताई थी। अच्छा, गायदास ने कौन कौन सी बुक लिखी थी? चरक पे क्या लिखी थी? म्यूट खोल के बोलो सिप्पी। चरक चंद्रिका। कौन सी चंद्रिका? चरक चंद्रिका। और सुश्रुत पे? सुश्रुत पे बोलो। सुश्रुत चंद्रिका तुक्का तो मारो। तुक्का मारने में चांस है कि नहीं मारे हुए तो पक्का है कि नंबर नहीं मिलेगा। बताओ। चरक पे तो चंद्रिका, सुश्रुत पे सुश्रुत चंद्रिका। न्याय चंद्रिका मैंने बताया था ना। चरक गायदास ने चंद्रिकाकार भी कहते हैं क्योंकि चंद्रिका करके उन्होंने बुक लिखी थी, एक चरक चंद्रिका एक सुश्रुत चंद्रिका। तो चरक पे चरक चंद्रिका याद रहती है, पर सुश्रुत की नहीं याद रहती। सुश्रुत पे उन्होंने न्याय चंद्रिका लिखी। ठीक है, मार्क कर लो। तो वृश्चिक विष चरक के कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। गायदास ने संख्या 30 बताया, गायदास ने 27 बताई, सुश्रुत में 30 मिलता है। जैसे अपन ने लूता में देखा था, लूता विष 3 प्रकार का, मृदु, मध्य और मंद, वैसे ही यहाँ पे सुश्रुत में होता है। वृश्चिक विष में भी होता है, मृदु होता है, मध्य होता है और मंद होता है। देखो इसमें जो है ना उद्भव जो क्वेश्चन आ चुका है कि जो मंद विष होता है गोबर के उपलों से होता है, मध्य विष ईंट व लकड़ी से होता है, उग्र विष जो होता है मृत सर्पदंष्ट प्राणियों के पोत से। एक ऐसा अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हो कि जो पॉइजनस कंडीशन में ज्यादा डेवलप हो रहा है वो वाला ज्यादा तीक्ष्ण होगा। जो मॉडरेट कंडीशन में जैसे ईंट व लकड़ी, यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर कम होता है तो इसके कारण हीट कम होगी उसमें, तो मध्य विष। और जो गोबर के उपले यहाँ पे और कम होगा तो वो क्या कहला जाएगा? मंद विष। ठीक है ना, समझ में आ रहा? पॉइजनस कंडीशन है, मृत सर्प है, सर्पदंष्ट प्राणी है, उससे उत्पन्न होगा तो उग्र हो जाएगा। मध्यम वाला वही ईंट वाला लकड़ी से हो जाएगा, मध्य वाला कौन सा होगा? गोबर के उपले से। ये उत्तराखंड 2016 में क्वेश्चन आया था, गोबर के उपलों से उत्पन्न होता है। अब इसके बाद देखो मंद विष जो है संख्या में 12 है, मध्य में जो है 3 है और उग्र विष 15 है। तो मध्य मंद मध्य और उग्र 12 3 15, 12 3 15। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्य विष कितने होते हैं। तो मध्य 3 में आता है तो मध्य विष 3 होते हैं। जो मंद वाला होता है पीला होता है, श्वेत होता है, चितकबरा होता है। मध्य वाला भूरा या लाल हो जाएगा और जो उग्र वाला हो जाएगा ताम्रवर्ण, उसमें रेडनेस की कंडीशन बढ़ती चली जाएगी। मंद वाले में देखो रेडनेस कम है, मध्य वाले में देखो थोड़ा रेड हो गया, भूरा भूरा या लाल हो गया, और उग्र वाला एकदम ताम्रवर्ण का हो गया। अब इसके बाद देखते हैं लाल या पांडुर हो जाएगा उधर प्रदेश से कृष्ण, ये याद करने की जरूरत नहीं है ना। लाल कृष्ण श्वेत हो जाएगा। मंद वाला जो है अनेक पर्वों से होता है, जब उसमें पर्व ज्यादा होते हैं तो विष कम हो जाता है, हो सकता है कि पॉइजन के दूर तक नहीं जा पाता है। मध्य वाले में 3 पर्व होते हैं, 3 उसके भेद हैं और 3 ही उसके पर्व होते हैं, दोनों चीज 3 है। और जो उग्र वाला होता है 1 या 2 पर्व, पॉइजन सबसे पास में इसलिए सबसे ज्यादा पॉइजन का इन्वीट कर चुकेगा, 1 या 2 पर्व। उग्र वाले में 1 या 2 पर्व होंगे, मध्य वाले में 3 पर्व होंगे, मंद वाले में 2 पर्व होंगे। अब इसके बाद देखना वेदना, कंपन, गात्र स्तंभ, कृष्ण, रक्तस्राव, दाह, स्वेद, ज्वर, ये सब तो ठीक है। जीवाशोध, भोजन का अवरोध, तीव्र मूर्छा हो जाएगा, मतलब लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर रहा है। सिर्फ इसके लक्षण स्फोट, भ्रांति, दाह, ज्वर, नाक, रूम, कूप से, कृष्ण, रक्तस्राव और मृत्यु। तो मृत्यु जो है उग्र वाले में ही है, बाकी में नहीं है, ये थोड़ा सा देख सकते हो। मृत्यु जो है उग्र वाले में है। वृश्चिक विष जो होता है वात प्रधान होता है, अम्लीय होता है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करो। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा होता है? वात प्रधान। क्योंकि वृश्चिक विष ना बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, तो उससे याद कर सकते हो कि पेनफुल कंडीशन तो वहां पे दोष कौन सा होगा? वात। और एक और चीज देखो, अम्लीय है, एसिडिक नेचर है, तो कहीं भी बर्निंग सेंसेशन आता है ना, वो लगभग क्या होता है? अम्लीय ही होगा, एसिड होगा, ऐसा करके याद रखना। अब देखो दंश का सामान्य लक्षण की स्थानिक वेदना, तीव्र व गंभीर स्थान हो जाएगा, दंश स्थान में लाल घेरा, असह वेदना, वेदना ऊपर की ओर फैलती प्रतीत, पेशी प्रकम, सिरा, शूल, प्रस्वेद, ठीक है। पेन जो होगा ना, जैसे उंगलियों में ज्यादातर जो बिच्छू काटता है कहाँ काटता है? जो एंड पार्ट्स होते हैं, जैसे हाथ की उंगली, पैर की उंगली, ऐसी जगह काटता है ना, तो यहाँ से पेन हमेशा ऊपर की तरफ उठेगा और उसे इतना तेज दर्द होता है कि उसे लगता है कि कोई मेरा हाथ काट के अलग कर दे।
इतना पेन होता है। तो इसमें यहाँ पे असह्य वेदना जो हो जाएगा, असह्य वेदना हो जाएगा, ऊपर की ओर फैलती है, पेशी प्रकंप हो जाएगा, सिरासूल हो जाएगा, ऐसे करके याद रखना। इनसे ऐसा क्वेश्चन इतना नहीं पूछता। असाध्य वृश्चिक दंश के लक्षण में क्या आता है? रसनोपथ, हृदय, जीवा, नासा अपने कार्य में असमर्थ हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसके कारण हो जाएगा मांसपतित हो जाएगा, अति वेदना हो जाएगी। हृदय, घ्राण, रसनोपथ, तो जो नाक है और रसना है, जीवा है, ये अपना काम नहीं कर पाएगा, सूंघ नहीं पाएगा और रस का स्वाद नहीं ले पाएगा, सूंघ नहीं पाएगा और रस का स्वाद। जो कोरोना में 2 सिम्टम आते थे, कोरोना में यही होता था ना, सूंघ नहीं पाता था और रस का स्वाद नहीं ले पाता था, वो चीज इसमें भी हो जाएगी। और मांस का पतन, जो अपन ने भौरे पे भी लक्षण देखा था, भौरे वाले में देखा था, कड़प इसका। फिर इसके देखो यहाँ पे अति वेदना हो जाएगी। ठीक है, ये चरक चिकित्सा 23 में बताया गया है। चिकित्सा में देखो इसका दंश स्थान पर स्वेदन करें, दंश स्थान पर स्वेदन करें, देखो फैल रहा है। वहीं सुश्रुत ने क्या बोला? वृश्चिक दंश में स्वेदन निषेध। 3 जगह तुमने पढ़ा कंट्रोवर्सी। चरक के अनुसार कीट में कौन सा दोष होता है? वात और पित्त। और सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या दोष होता है? वात और कफ। अच्छा ठीक है, इसके बाद जो स्वेदन करने को बोला था, स्वेदन आया था? नहीं आया था। और में जो है कौन सा दोष होता है चरक के अकॉर्डिंग? कफ होता है उसमें, इसीलिए तो उन्होंने बोला था। अच्छा है ना, कफ दोष हो जाएगा, कड़प में हो जाएगा चरक के अकॉर्डिंग कफ दोष। और सुश्रुत में क्या हो जाएगा? दोष। अच्छा ठीक है, अब वृश्चिक विष में आते हैं, तो दंश स्थान पर स्वेदन करेंगे, कौन बोल रहे हैं? चरक। चरक तो क्या बोलेंगे उसका? निषेध। ठीक है, ये तीनों चीज एक जगह लिख लेना। चरक का जस्ट अपोजिट क्या बोल रहे हैं? सुश्रुत बोल रहे हैं। अब देखो सुश्रुत ने वृश्चिक में स्वेदन कहा है, ये आ चुका है, क्वेश्चन मार्क करना 8वें चैप्टर में सबसे लास्ट में। घृत, सैंधव, त्रिकटु, सीरीज चूर्ण का प्रतिसारण करना है। घृत हो जाएगा, सैंधव हो जाएगा, त्रिकटु हो जाएगा, सीरीज चूर्ण हो जाएगा। और सुंठी जलकर नस से देना है, ये गद निग्रह ने बोला है। गद निग्रह किसने लिखा था? गद निग्रह किसने बोला? सोढ़ल निगंध है ना। तो सुंठी जलकर नस से मार्क करो। कपोत मीठ है, मातुलुंग है, सीरीज पुष्प है, अर्क क्षीर है, सुंठी है, करंज है, सभी चूर्णों को संभाग लेप करना, ये किसने बोला है? चरक ने बोला है। अर्क क्षीर, सुंठी, करंज मार्क कर दो। सब चीजें तो याद करना मुश्किल होता है, ये ऐसी चीजें याद करने का सबसे अच्छा तरीका कोटेशन ही है। वृश्चिक दंश से सुश्रुत व वाग्भट ने चक्र तेल से सिंचन करने को बोला है। चक्र तेल और कहाँ आता है सुश्रुत के अकॉर्डिंग? अग्नि में, शायद अग्नि में के चक्कर में भग्न हुआ, आम की गंध के चक्कर में सुश्रुत को भग्न हुआ। आम तेल, गंध तेल, चक्र तेल, सुश्रुत में किस होता है? भग्न में। ठीक है, और कहाँ आता है? शुद्र रोग में भी, शुद्ध रोगों में भी आया है, निरुद्ध प्रकाश में आया था, निरुद्ध प्रकाश में आया था ना। और कर्ण वेदन में पढ़े सर आम तेल से सेट करना, उसमें तो आम कर्ण वेदन में वहां पे आम तेल था, आम तेल। अच्छा, बच्चों में जो ओडिमा के कारण पे डेथ होती है, ये रीजन मार्क कर सकते हो कि बच्चों में डेथ का कारण क्या है? वृश्चिक दंश में पल्मोनरी ओडिमा। इसके बाद चलते हैं सर्प में। आप सर्प में आओ, तो सर्प चरक के अनुसार 3 होता है, सुश्रुत के अनुसार 5 होता है। पहला क्वेश्चन यही सबसे इंपॉर्टेंट है, चरक के अनुसार 3, सुश्रुत के अनुसार 5। अब देखो सर्प को 2 प्रकार से बांटा गया, एक सर्प, एक दिव्य सर्प। जैसे शेष नाग है, तो शेष नाग किस में आएगा? दिव्य वाले में, दिव्य वाले में आएंगे ना, बड़े बड़े सांप जो होंगे वो उसमें आएंगे। तो वासुकी हो जाएगा, तक्षक हो जाएगा, सर्प में हो जाएंगे। और भौमिक सर्प 80 होते हैं, इसको मार्क करो। भौमिक सर्प 80 कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 80। अब इसके बाद जो भौमिक सर्प होता है 2 प्रकार का होता है, साविस होता है, निर्विष होता है। तो निर्विष वाला 12 है, निर्विष वाला 12 है। बच्चे कितने? 68 के होंगे, साविस होंगे।
अब ना निर्विष के नाम अपन को बहुत सारे दे रखे हैं, संहिता में दे रखे हैं, नोट्स में नहीं दे रखे हैं। तो निर्विष में एक आता है गलगोली, नोट करो, दिए हैं निर्विष के नाम दिए हैं तो नोट्स में, हमारे में दिए हैं। मेरे में नहीं दिए हैं। पढ़ो क्या क्या है। गलगोली, ये मार्क शूकपत्रक, करो, आ चुका है, गलगोली मार्क करो। शूकपत्रक, अजगर, दिव्यक, वर्षाहिक, पुष्पशक्ली, ज्योतिरथ, मार्क करो, पुष्प शकली, ज्योतिरथ, क्षीरिका पुष्पक, अहिपताक, अंधाहिको, गौराहिको एंड वृक्षेशय। देखो कुछ ऐसे कूप करके आएंगे वो सब निर्विष में हो जाएंगे। और एक आध और क्या आया था, ज्योति वगैरह आया था, तो वो निर्विष होगा। ज्योति नाम की लड़की में कहाँ विष होगा, ऐसा याद रख लेना। और क्या है, ज्योतिरथ, क्षीरिका पुष्पक, अहिपताक और अंधाहिको, तो एक गौराहिको। काम करना, निर्विष जो 12 नाम दिए उसके लिए कुछ कोड बना देना कि ये निर्विष है, तो बाकी जितने भी नाम आएंगे वो सब क्या होंगे, साविष होंगे। ऐसा करके याद रखना। मैं, मेरे को याद दिलाना, मैं कुछ बनाऊंगा इसका तो बताऊंगा। हाँ, हम लोग के टाइम इसमें गलगोली और पुष्प शकली जो है ये कई बार आ चुका है, इसी को मार्क करना। गलगोली और पुष्प शकली दोनों कैसे हैं, निर्विष है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे जो दर्विकर होते हैं ना, वो सॉरी साविष जो 68 होते हैं, उनके यहाँ पे 5 भेद बताए गए, दर्विकर, मंडलीन, राजीवन और वैक्रंच। और लास्ट में राजीवन और वैक्रंच के संयोग से 7, ये क्या है, 5वां भेद है। दर्विकर कितने होते हैं, 26, ये वातज होते हैं। मंडलीन 22 होते हैं, ये पित्तज होते हैं। और राजीवन 10 होते हैं, ये कफज होते हैं। 26, 22, 10, 26, 22, 20, 22, 10। वैक्रंच 3 होते हैं, तो वैक्रंच और राजीवन को बना के 7 और लिए गए हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 68। तो चरक के याद रखना, दर्विकर, मंडलीन, राजीवन उन्होंने 26, 22, 10 बताए। फिर इनके 68 कैसे हो जाते हैं, ये नहीं, तो वो डिवीजन सुश्रुत का मिलता है, इसलिए उसमें नहीं मिलता। और सुश्रुत में 5 होता है, दर्विकर, मंडलीन, राजीवन, निर्विष और वैक्रंच 26, 22, 10, 3 + 7 ऐसा है। वैक्रंच और राजीवन मिल जाते हैं तो 7 बन जाते हैं। मार्क कर लिए। अब आओ दर्विकर में आओ, तो दर्विकर वाला सीधे सीधे वातज है, मंडलीन वाला पित्तज है और राजीवन जो है 10 है। नाम में आ रहा है ना, देखो इसमें जो मंडली मतलब क्या होता है, चकत्ते, तो जो गोल गोल चकत्ते होंगे वो कौन सा होगा, पित्तज वाला होगा। अगर कोई सांप मिलता है उसमें गोल गोल चकत्ते मिलेंगे तो वो पित्तज हो जाएगा, मंडलीन। और राजीवन, राजी मतलब होता है रेखाएं, धारियां, तो धारियां होंगी तो वो कौन सा होगा, कफज होगा। और जो दर्विकर होगा उसमें चित्र विचित्र होंगे, जैसे चक्र के समान होगा, हल के समान होगा, छत्र के समान होगा, स्वस्तिक के समान, अंकुश के समान चिन्ह, ऐसे कुछ तुमको चिन्ह मिलेंगे, वो कौन से हैं, दर्विकर। दर्विकर की एक खास बात होती है, फणावंता, फन होगा उसमें, ठीक है, फणावंता मार्क करो। और जो मंडलीन होगा, गोलाकार फण होगा, उसमें फण नहीं होगा। सुश्रुत ने बोला, चरक ने गोलाकार फण बोला, पर सुश्रुत में बोला कि उसमें फण नहीं होगा। देखो देखो ग्रुप में जो लोग रहते हैं कोई भी फन नहीं उठा पाता ना, अकेले रहता है कोई तभी फन उठाता है। जैसे ग्रुप में होता है ना लड़ाई झगड़ा करना, तो ग्रुप में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाता, कोई फन नहीं उठा पाता। तो ग्रुप वाले में, मंडली वाले में फन नहीं होगा। फिर इसके बाद देखो राजीमान में, देखो बिना फन, शरीर में बिंदु रेखाएं, डॉटेड होगा और लाइन्स होंगी। अब देखो जो दर्विकर वाला होता है दिन में घूमता है, मंडली वाला होता है पूर्व रात्रि में घूमता है, और जो राजीमान होता है कफ में घूमता है, जो जिसके अकॉर्डिंग कर सके टेम्परेचर। देखो राजीमान रात्रि के समय कफ का कॉल होगा ना, ठंडक होगी, तो ठंडक में कौन सा घूमेगा, राजीमान वाला घूमेगा, कफ वाला। और जो मंडली वाला घूमेगा जब पित्त का काल होगा, थोड़ा सा मॉडरेट कंडीशन होगी, न ज्यादा धूप न ज्यादा, तो शाम के समय घूमेगा। ऐसे याद मत करना, परेशान हो जाओगे। दर्विकर, मंडलीन, राजीमान, इस क्रम को याद रखना, दिन, शाम और रात, ऐसे याद रखोगे तो नहीं भूलोगे, दिन, शाम और रात, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं इसका रस। बात कटु और रुक्ष, तो कटु रस जो है बात का प्रकोप करता है, रुक्ष होता है तो बात का प्रकोप। मंडली वाले में अम्ल और उष्ण, ये चीज आएगी। और राजीवन में मधुर और शीत,
इसका पॉइजन मधुर रस होगा, मधुर और शीत। देखो यहाँ भी ना मंडली में उष्ण वीर्य उसका लिखा है, राजीमान में शीत वीर्य लिखा है, और दर्विकर में कोई ऐसा वीर्य नहीं है, रुक्ष बस लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद देखो जो दोष प्रकोपावस्था वात को पित्त को कफ को ये समझ जाओगे। वह अनुसार तरुणावस्था में घातक, फिर मंडली वाले में देखो मध्यावस्था वाग्भट का पढ़ना। अरे नॉर्मल सीक्वेंस याद करो, तरुणावस्था, मध्यमावस्था, वृद्धावस्था, वात पित्त कफ। तो बात हमेशा क्या होता है, उल्टा हो रहा है ना। यहाँ पे देखो बाल्यावस्था में क्या होता है, कफ होता है, मध्यमावस्था में पित्त और वृद्धावस्था में वात। तो तुम लोग एक काम याद रखना, दर्विकर, मंडलीन, राजीमान, तरुणावस्था, मध्यमावस्था, वृद्धावस्था ये वाग्भट का है। सुश्रुत में क्या करना, सीक्वेंस पलट देना, किसका, वृद्धावस्था मध्यमावस्था का। बस सुश्रुत का मंडली जो है वृद्धावस्था में होगा, राजीमान का क्या हो जाएगा, मध्यमावस्था में हो जाएगा। दर्विकर वर्षा काल में अधिक विषाक्त होता है। देखो बारिश का मौसम में वात का प्रकोप होगा, इसका होगा वात के प्रकोप है वर्षा काल में। मंडली हो जाएगा शीतकाल में अधिक विषाक्त होगा, उसके अंदर गर्मी भरी रहेगी, इसीलिए दूसरे को काटने को दौड़ेगा, तो शीतकाल में विषाक्त हो जाएगा। राजीमान में क्या हो जाएगा, ठंड के समय उसको प्रकोप हुआ, गर्मी के समय गुस्सा आएगा, उसे गुस्सा आएगी, ग्रीष्म काल में अधिक विषाक्त हो जाएगा। उसकी अनफेवरेबल कंडीशन, अपोजिट कंडीशन, मंडली वाला पित्तज है तो कब होगा, शीतकाल में। राजीमान वाला कफज है तो कब प्रकोपित होगा, ग्रीष्म काल में। उसे चिढ़ आएगी ना, तब ना काटेगा। अब देखो दंश का प्रकार देखो, जो गर्विकर है उसमें वात का प्रकोप होगा। वात वाला क्या करता है, कालापन लाता है, सिम्टम कालापन है ना। तो देखो सारी अपीयरेंस वाली चीजें सब काली हो जाएंगी, त्वक, नख, नेत्र, मुख, मूत्र ये सब काले हो जाएंगे। इसके दंश स्थान में सूक्ष्म व कृष्ण, जो हमेशा बात की कैरेक्टरिस्टिक होती है, पिन पॉइंट होगा ना, कॉन्स्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है बात दोष, तो सूक्ष्म हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। रुक्षिता सिरो गौरव हो जाएगा, सिर में उसे दर्द होगा, बात के कारण होता है। स्वरभेद, श्वास, हिक्का, श्वास का तीनों भाई आ गए और स्वरभेद किया गया। फिर आता है तृष्णा और मुख फेन। अब देखो पित्त में देखो त्वक, नख, नेत्र ये सब क्या हो जाएंगे, पीले। दाह, संताप, मूर्छा और ज्वर, और रक्त, पित्त और शीत इच्छा, ठंडी चीजों को इच्छा करेगा। इसमें क्वेश्चन आता है कि मंडलीन में दाह कर्म निषेध है, कई बार आ चुका है, मंडलीन में दाह कर्म निषेध है। राजीमान में देखो त्वक, नख, नेत्र, श्वेत, चर्म में उजलापन, नेत्र कंडूर, ज्वर जो है राजीमान में फिर से मिल रहा है। मूसक पे इसमें मिला था, जहां भी कफ दोष होगा वहां पे शीत मिलेगा, शीत ज्वर। कफज जो उधर हो गए, कफज ज्वर है, सब में आएगा शीत ज्वर आएगा। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें फणयुक्त तो क्वेश्चन आ चुका है, संख्या से क्वेश्चन है। राजीमान का एग्जाम्पल पूछ चुका है कि राजीमान में क्या है, तृण शोषक, नाम है तृण शोषक, मार्क कर लेना, रात्रि, तो तृण शोषक। तृण शोषक, तो मंडलीन में दाह कर्म निषेध है, इसके लिए कोटेशन से, अत दष्टम ना कथम चा ना दाह्येत, अत दष्टम ना कथम चा ना दाह्येत। अच्छा दर्विकर वातज है तो कौन सा संस्थान में इफेक्ट डालेगा, दर्विकर में वात दोष प्रकोपित होता है तो कौन से संस्थान में, नर्वस सिस्टम। नर्वस सही है, पर यहाँ देखो श्वास का सिक्का लिखा है ना, श्वसन वह संस्थान करके क्वेश्चन आया, श्वसन वह संस्थान। सर क्यूटेशन रिपीट कर दीजिए, मंडली वाला, मंडली अथ दष्टम ना कथम चा ना दाह्येत, अथ दष्टम ना कथम चा ना दाह्येत। सर्पदंश के वेग देखो, में अपन पीछे पड़ चुके हैं, चरक में कितने आते हैं,
विष के वेग पढ़े थे, मनुष्य में 7 पढ़े थे, चरक में 8। ठीक है, पशुओं में 4 वेग होंगे और पक्षियों में 3 वेग होंगे, जितने उनके पैर हैं उतने ही वेग हैं। अब इसमें ना गर्भणी वाला सर्प वाला जो है ना, पूछा गया कि गर्भणी सर्पिणी में दंशित मनुष्य का मुख पांडु वर्ण का शोथ युक्त हो जाता है, उसका सफेद चेहरा सफेद पड़ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी। वहीं पे जो सूतिका होती है, देखो फिर सूतिका, तो सूतिका में देखो उपजीवा मूत्र में रक्त की प्रवृत्ति आएगी, उसकी जीभ सूज जाएगी और साथ में मूत्र में रक्त की प्रवृत्ति। और सुश्रुत ने कुक्षी सूल एक एक्स्ट्रा बताया है सर्पणी में, गर्भसूत। देखो उपजीवा एक उप टर्म है ना, तो सूतिका भी उप टर्म है ना। प्रियंका, आयुषी, जानवी, शिवम, अंकल, तो उप जो है उपजीवा एक उप टर्म है ना, तो सर्प सूतिका भी तो एक टर्म है, तो सूतिका में उप अवस्था आएगी, देखना उपजीवा और मूत्र में रक्त की प्रवृत्ति। उसके पहले जो है पांडुवर्ण और शोथयुक्त। एक चीज ऐसे याद कर सकते हो, देखो गर्भिणी में एक से दोनों सिम्टम ऊपर के आ रहे थे, ऊर्ध्वांग के, पांडुवर्ण और शोथयुक्त, पांडुवर्ण का शोथ, जबकि सूतिका में देखो एक सिम्टम ऊर्ध्वांग का है और एक सिम्टम अधोंग का है, उपजीविका और मूत्र में रक्त की प्रवृत्ति। वैसे इतना याद करना मुश्किल होता है, सिंपल सा तुम बनाओ पांडु और उमा, पांडु वर्ण का मुख हो जाएगा, या मूसो बना लो तो मुख शोथ वर्ण का हो जाएगा, शोथयुक्त हो जाएगा, और सूतिका में उमा हो जाएगा, उपजीवा और मूत्र में रक्त की प्रवृत्ति। में जाओगे तो कुक्षी सोल एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, बस इतना याद रखो, यही सही तरीका है, कॉन्सेप्ट लगा जाएगा। अभी जो है ना, ये कभी नहीं पूछे गए तुम लोगों के नॉर्मल नॉलेज के लिए कि लोअर जॉ होता है, अपर जॉ होता है, 2 प्रकार के जॉ होते हैं, नंबर ऑफ फैंग्स पेयर होते हैं, अनुसार 2 पेयर होते हैं, चरक चिकित्सा 23 में पूछा गया है। लोकेशन मैक्सिला बोन होता है, पॉइजन ग्लैंड होती है, अपर जॉ में आई के पीछे होती है, और पॉइजन ग्लैंड लेबियल ग्लैंड की रूपांतरण से बनती है, मैमल्स की पैरोटिड ग्लैंड की होमोलॉगस है। अच्छा एक बात बताओ, सांप ऐसा काटता है फिर उसके बाद अपना मुंह घुमाता है, ऐसा क्यों? काटता है फिर मुंह घुमाता है, सीधे सीधे काटता है ना, तो उसकी जो पॉइजन है ना वो बाहर नहीं आता। हाँ, पॉइजन का सिक्रेशन नहीं होता, तो जब मुंह घुमाता है तो उसका पॉइजन उसके फिर बॉडी में इंसर्ट होता है। सर्पदंश वेग देखो, यहाँ एक चीज है भेद, सुश्रुत के वेगानुसार विष वेग में कौन से वेग में आ रहा था परभेद? 5वें वेग में। यहाँ देखो कहीं लिखा है परभेद? सर 5वें में लिखा है। 5वें में लिखा है। अब देखो यहाँ चीज देखो, जब अपन वहां पीछे विष के वेग देख रहे थे लक्षण, तो जब चरक ने स्टार्ट किया था तो रस की विकृति से स्टार्ट किया था, है ना, और सुश्रुत ने जब स्टार्ट किया था तो तुमने देखा था वहां रक्त की दृष्टि हो रही थी, श्यावता, जीवा, जड़ता, मूर्छा, श्वास, ये सिम्टम आए थे ना, आए थे ना। अब देखो यहाँ भी जो विष के स्टार्ट कर रहा है तो प्रथम वेग रक्त आश्रित बोला है, रस नहीं बोला, क्योंकि देखो जब सांप काटेगा तो बॉडी में उसका पानी नहीं होगा, सीधे उसका पॉइजन ब्लड में आएगा और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैलेगा, इसलिए यहाँ पे रस शब्द नहीं आया। पर जब वही चीज में जाते हैं तो शायद उन्होंने स्थावर के लिए बोला हो, तो पहले स्थावर शरीर में जाएगा और उसका डाइजेशन होगा, उससे पॉइजन निकलेगा, वो रस बनेगा, उसके बाद रस की करेगा पूरी बॉडी में, ऐसे ही है ना। इसीलिए चरक अपन जो वहां पे वेग देख रहे थे तो वहां पे क्या आ रहा था, रस आ रहा था, जबकि सुश्रुत में कहाँ से स्टार्ट कर रहा था, रक्त से स्टार्ट कर रहा था। जी यहाँ पे देखो रक्त आश्रित हो जाएगा, क्या जानवी? हाँ, श्यावता, जीवा, जड़ता, मूर्छा, श्वास। अब देखो रक्त मांस आश्रित, मेद आश्रित, बीच में कोष्ठ आश्रित वर्ड आ गया, मार्क करो, यही गलत करोगे, चतुर्थ ये सही रहेगा, बाकी सबका गलत रहेगा। तो चतुर्थ कोष्ठ, चतुर्थ में था और कोष्ठ। अच्छा देखो रस, रक्त, मांस, मेद,
अस्थि, अस्थि कौन से नंबर में आती है धातु? 5th। तो यहाँ 5वें में आ गई, देखो 6 मज्जा है, 7वें में शुक्र है, तो 7 धातुएं काउंट कर ली ना उन्होंने, रस हटाया तो कोष्ठ डाल दिया। तो प्रथम में रक्त आश्रित हो जाएगा, मांस आश्रित, रक्त आश्रित मार्कर क्वेश्चन आ चुका है, कोष्ठ आश्रित मार्कर आ चुका है, और षष्ठम और सप्तम मार्कर आ चुका है। अब जो धातु दुष्ट होगी वही दोस्त प्रकोपित होगा, रक्त है तो रक्त हो जाएगा, मांस है तो मान धातु हो जाएगा, मेद में मेद हो जाएगा, कोष्ठ आश्रित में बस कफ याद करो। तो जो चौथा वाला है ना, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है सारा, तंद्रा, कफ, कसेक, संधि विश्लेष, ज्वर, मन्य स्तंभ, ये सब आ चुका है कोष्ठ आश्रित में। कोष्ठ आश्रित बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें जो है ना, अस्थि आश्रित में अग्नि और प्राण हो जाएंगे। अस्थि में क्या, कौन सा दोष का स्थान होता है? अस्थि में कौन सा दोष आश्रित होता है? और यहाँ पे प्राण किस चीज को डिनोट कर रहा है? प्राण भी वायु, प्राण वायु, वायु का भेद है ना, उससे अग्नि और प्राण है। और मज्जा आश्रित, अच्छा ये बताओ कौन सी कला होती है? षष्ठी धरा, कला रहती है, वो कौन से नंबर की है? षष्ठी धरा, षष्ठी पित्तधरा कला, नामिया कला, परिकीर्तिता, पक्वासे मध्य प्रकीर्तिता। तो छठवीं पित्तधरा कला को अपन क्या कहते हैं? ग्रहणी। तो देखो आ रहा है ना ग्रहणी 6वें नंबर पे। फिर क्या देखो 7वें नंबर पे व्यान वायु। तो व्यान वायु 7वें नंबर पे कौन सी? शुक्र धातु है, और शुक्र धातु का स्थान कहाँ है? शरीर, और शुक्र धातु की दृष्टि किससे होती है? ज्ञान वायु से। ज्ञान वायु से। इसीलिए देखो यहाँ पे जो तुम्हें मार्क करने वाली चीजें हैं, कहाँ से स्टार्ट होगी? चतुर्थ से। तो कौन सा होगा? कफ। अस्थि आश्रित में होगा अग्नि और प्राण, और मज्जा में हो जाएगा ग्रहणी, और फिर शुक्र में हो जाएगा ज्ञान वायु। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसे दर्विकर दंश के लक्षण देखो। दर्विकर दंश के लक्षण में रक्त काला होगा, ये तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर इसका जो है कृष्ण सोचता काले कलर का सोत होगा, ये भी समझ में आ जाएगा। आंख श्वेत से ना दिखना, दंश क्लेद हो जाएगा। तंद्रा, कफ प्रसेक, संधि विश्लेष चौथे में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कफ प्रकोपित हो रहा है। तो कफ प्रकोपित लक्षण क्या है? तंद्रा, कफ प्रसेक और संधि विश्लेष। अच्छा, संधि विश्लेष 6 में हो रहा था कि कफ वृद्धि में हो रहा था? सर अस्थि संधि विश्लेष हो रहा है कफ वृद्धि में। अस्थि संधि विश्लेष विश्लेषण और कफ 6 में? 6 में होगा ना कफ सर? 6 में संधि शैथिल्य है ना शायद, संधि शैथिल्य था। ठीक है, देख लेना एक बार। तो देखो यहाँ पे ना कफ के डिस्टर्बेंस में ही यहाँ पे संधि विश्लेष है। यहाँ पे कफ दोष की कमी ही होगी एक तरह से, क्योंकि दर्विकर है ना, तो बात को सुखाएगा। अब यहाँ देखो क्लियर लिखा तो ठीक है, उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट मत बनाओ। तंद्रा, कफ प्रसेक और संधि विश्लेष मार्क कर लो। 5वें में पर्व भेद और के भेद कितने होते हैं? 5। और चरक कौन सा हिक्का कौन से वेग में आ रहा था? फिर 2 4 6 4 4 6 4 किसका? 6 किसका है? 4 किसका? चरक का 6 4 चरक का 6 है और सुश्रुत का 4 है। 64 याद रखना प्रियंका, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 बना दोगे चरक का और 6 बना दोगे सुश्रुत का। इसीलिए हमेशा एक सीक्वेंस हमेशा बना के रखना, जब भी पढ़ोगे तो पहले चरक की लाइन पढ़ते हैं, फिर सुश्रुत की लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट। वो रिकॉर्डिंग तो अभी ऑन किया है। तो इसमें ना तंद्रा, कफ प्रसेक, संधि विश्लेष, ये 3 चीज याद करना। सकता याद कर सकते हो या शक्ति याद कर सकते हो। तो संधि विश्लेष हो जाएगा, कफ हो जाएगा और तंद्रा हो जाएगा। इसके बाद मंडलीन में देखो ज्वर आ जाएगा, क्योंकि ज्वर पित्त का दोष है। और इसके बाद जो हो जाएगा वहां राजीमान में क्या हो जाएगा? मन्य स्तंभ हो जाएगा। ये थोड़ा सा अजीब है, मन्य स्तंभ में तो वात दोष होता है, तो राजीमान में मन्य स्तंभ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी पढ़ लेना। हाँ, पूरी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद देखो पांचवें में देखो वाक संग हो रहा है, वाणी अवरोध हो रहा है, शीत ज्वर आ रहा है, तो राजीमान कफज है तो वहां पे शीत ज्वर सिम्टम आएगा, वाक संग मार करो। और जो दाह है वो अस्थि आश्रित में है। अब अगर तुमने ना ऊपर सिम्टम पढ़ लिए किसके, दर्दी करके, जो मंडलीन और राजीमान में अतिसार हित पीड़ा और मूर्छा आता है ना, मज्जा में अतिसार हो जाएगा, हित पीड़ा हो जाएगा, मूर्छा में। एक मैंने तुम्हें चूर्ण बताया था, मुस्तादि चूर्ण और मुक्तादि चूर्ण। मुस्तादि चूर्ण कहा था? हाँ? सर याद नहीं आ रहा, बताया तो था आपने। अतिसार वाले में बताया था ना सर। और मुक्तादि? कफज मूत्रकृच में। नहीं नहीं, वहां तो नहीं, प्रकाल अतिसार भी से था। मस्त हो गए, हिक्का से मुक्त हो गए। हाँ अतिसार में मुस्तादि चूर्ण और हिक्का में मुक्तादि चूर्ण। हिक्का शीत है ना, और हिक्का में कफ और वातोष होता है ना, हिक्का श्वास में। तो यहाँ पे वही चीज देखो, अतिसार में मस्त हो गए ना, तो मज्जा मज्जा में क्या होगा, मज्जा कब आएगा, अतिसार जब हो जाएगा, हित पीड़ा और मूर्छा। कटी पृष्ठ भग्न हो जाएगा, सर्व चेष्टा हो जाएगा, लालच हो जाएगा। तो स्कंद भग्न कौन से वेग में मिल रहा था? स्कंद भग्न 7 चरक के अकॉर्डिंग। बताया था, चरक चरक में से क्या बताया था? बुद्ध स्कंद कृष्ण और कटी पृष्ठ भग्न, वहां पे कटी पृष्ठ भग्न ही आया था। यहाँ पे भी देखो कटी पृष्ठ भग्न है। कटी भग्न था सर, सुश्रुत का। क्या? स्कंद कटी पृष्ठ भग्न सुश्रुत का था। स्कंद कटी पृष्ठ था, तो ठीक है। इसमें कटी पृष्ठ भग्न, सर्वचेष्टा अवरोध, जो ये फ्रैक्चर ही हो गया, अब तो क्या हिलेगा डुलेगा। लालच से अति प्रवृत्ति, श्वासावरोध, श्वासावरोध से मृत्यु हो रही दर्विकर में, यही मंडलीन का होगा, यही राजीमान का होगा, समान लक्षण है, मार्क करो। तो चौथा और पांचवें के सिम्टम पूरे पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रहणी पूछा जा चुका है, और मध्य षष्ठम और सप्तम के वेग के लक्षण पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पेज में आओ, सर्पदंश के प्रकार। तो सुश्रुत ने 3 बताए थे, सर्पित, रदित और निर्विष। सर्पित मतलब दंश कर लिया है, व्यक्ति को विष लग गया है, वो कंडीशन कहलाएगी सर्पित। रदित मतलब होगा विष नहीं लग पाया, केवल खून बह रहा है, यह मॉडरेट कंडीशन है। और जो निर्विष होता है मतलब उसको विष नहीं लगा, अल्पसविथु। सर्पित, रदित और निर्विष। वाग्भट में 5 आते हैं, टुंडाहट होता है, व्यालीड होता है, व्यालुप्त होता है, दृष्टक होता है, दृष्टा निपीड़ित होता है। ये क्वेश्चन मार्क करो। टुंडाहट फुसकार से आहत हो जाएगा, व्यालीड हो जाएगा, दंत के चिन्ह पर रक्त ना आना, व्यालुप्त में दंश गहरा हो जाएगा, और दृष्टक में दंश कहाँ पे है? कम सीवियरिटी से हाई सीवियरिटी की तरफ जा रहे हैं। सांप के पास पहुंचे और उसने फुफकार दिया, वो क्या कहला गया, फुसकार से आहत। फिर सेकंड में देखो, दंश के चिन्ह पर रक्त ना आना, दंश करा पर इतने में ही कोई आदमी पीछे खिसक गया, तो थोड़ा सा दांत लगे पर वो गहरे नहीं गए, तो इसके कारण खून नहीं आया। सुनना, कम सीवियरिटी। फिर इसके बाद होता है दंश गहरा हो गया, फिर वहां पे दंश और गंभीर हो गया। एक तो दंश गहरा और गंभीर, और एक जो दंश था निपीड़ित, मतलब बहुत ज्यादा गहरा। तो इसके लिए वर्डिंग आती है टुंडाहट, व्यालीड, व्यालुप्त, दष्टक और दृष्टा निपीड़ित। जिसमें व्यालीड और व्यालुप्त क्वेश्चन आ चुका है बाबा। टुंडा, बाबा, दादा, टुंडा, बाबा और दादा। टुंडा, बाबा और दादा। व्यालीड, व्यालुप्त, इसको याद रखना, यही गलत करोगे। पहले व्यालीड आता है, फिर व्यालुप्त आता है। अब ठीक है, ये आधुनिक मत है यहाँ पे ना, ये इसमें ये हिंदी वाला जो लिखा है ये काम का नहीं है। जो वाइपर है, कार्डियोटॉक्सिन होता है, इसको मार्क करो।
हीमोलाइटिक होता है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन करेगा। कार्डियोटॉक्सिन और हीमोलाइटिक। फिर कोबरा जो होता है न्यूरोटॉक्सिक, कोबरा न्यूरोटॉक्सिक। और करेज है वो भी न्यूरोटॉक्सिक है। तो जो कोबरा और करेज है ना, दोनों न्यूरोटॉक्सिक है। काका जो है न्यूरोटॉक्सिक है। काका बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उनमें नर्व की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उससे याद कर लेना न्यूरोटॉक्सिक एल्ब्यूमिनिरिया। अब बीवी क्या करती है? दिल पे चोट करती है और खून चूसती है। खून चूसती है। खून चूस, देखो ये लोग भी सीख गए।